मित्रों, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी है और पहले वीडियो को आपने बहुत सराहा, उसके लिए धन्यवाद। ये दूसरा वीडियो है और पहले वीडियो में 25 प्रश्न हमने कराए थे, उस पर चर्चा की थी। 25 प्रश्न के बहाने हमने और सारे प्रश्नों जो उससे जुड़े हुए थे और उससे जुड़ी हुई बातों पर हमने चर्चा किया था और ये 26वां प्रश्न है और 10 वीडियो तक ऐसे हम 25-25 प्रश्न करवाएंगे और 10 वीडियो के बाद हम लोग 50 प्रश्न करेंगे। तो ये प्रश्न देखते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ये आपको दिख रहा है आंसर। देखिए इसमें क्या है कि 10 साल के अंतराल पे 2 एक्ट ऐसे आए जो बड़े महत्वपूर्ण थे। एक मार्ले मिंटो एक्ट जो 1909 में आया और एक दूसरा एक्ट मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो 1919 में आया। मार्ले मिंटो एक्ट इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी एक्ट के कारण से पहली बार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है और कभी कभी ये भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है कि मार्ले मिंटो में कौन वायसराय था और कौन भारत सचिव था। तो कोई एक आप दोनों में से याद कर लीजिए, चाहे मिंटो को याद कर लीजिए चाहे मार्ले को याद कर लीजिए। जैसे मैंने मिंटो को याद किया तो मिंटो वायसराय थे, तो आप दूसरा वैसे अपने आप जान जाएंगे। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? बंगाल विभाजन देखिए जो 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, और बंगाल विभाजन के विरोध में ही पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे। बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें शराब, ताड़ी और विदेशी वस्त्रों, इन सब चीज़ों का बहिष्कार किया गया था। महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली थी और विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था। पूछा जाएगा कि इसमें क्या मुस्लिम लीग भागीदार था कि नहीं था? तो नहीं, क्योंकि 1906 में इसका गठन ही हुआ था, तो 1905 में ये आंदोलन शुरू हुआ था, तो कैसे उसमें शामिल होता। और हम लोग चर्चा भी किए थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस आंदोलन को, स्वदेशी आंदोलन को निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। तो जो बंगाल विभाजन का शुरू हुआ था 1905 में, ये 1911 में जाके रद्द हुआ। इसका आंसर सी होगा। 1911 में एक दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। देखिए व्याख्या में भी यहाँ है, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। वहाँ पर जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, इनका आगमन हुआ था और इन्हीं के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। तो दिल्ली दरबार का जब आयोजन हुआ तो उस समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और साथ ही कलकत्ता के बदले नई दिल्ली को भारत की राजधानी की घोषणा उसी समय की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी कभी पूछा जाए कि दिल्ली कब बदला गया कलकत्ता से राजधानी के रूप में, तो 1911 ये होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित था? देखिए होम रूल आंदोलन से कौन संबंधित था? होम रूल आंदोलन क्या है, थोड़ा शार्ट में समझाइए। स्वशासन की मांग इसमें की जा रही थी। होम रूल आंदोलन में स्वशासन की मांग की जा रही थी और 2 लोग इससे संबंधित हैं, एक लोकमान्य तिलक और दूसरा एनी बेसेंट। तो इसका आंसर लोकमान्य तिलक होगा। एक लोकमान्य तिलक और दूसरा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो आयरिश महिला थी, उनके बारे में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। तिलक का जो होम रूल आंदोलन था वो पहले शुरू हुआ था और जो एनी बेसेंट का था वो बाद में शुरू हुआ। तिलक का 1916 में शुरू हुआ था। ठीक है, तिलक ने पूना में शुरू किया था होम रूल आंदोलन और जो एनी बेसेंट है उन्होंने शुरू किया था मद्रास में। अगला प्रश्न देखते हैं, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन। जल्दी जल्दी हम लोग करते चलेंगे जिससे बस प्रश्न याद होते चले जाएं और आप लोग भी थोड़ा सा सेकंड भर का समय मैं आपको यहाँ दूंगा, उसमें आप जल्दी से ऑप्शन देख के अपने मन में आंसर लगा लीजिए। फिर जब मैं बताऊँगा तो आप देखिए कि और अपना आकलन करिए कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हो रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए 4 ऑप्शन है इसमें से। तो जब पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट होगा। और कहीं यही प्रश्न ये पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसमें सरोजिनी नायडू होगा। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो हम लोग पिछले वीडियो में इस बात की चर्चा भी किए थे कांग्रेस पर कि 1885 में
कांग्रेस का गठन हुआ था एवं हुम इसके संस्थापक थे और व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। एक संस्कृत विद्यालय है बम्बई में, वहीं पर ये अधिवेशन हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव कहाँ से हुआ? तो चंपारण में हुआ था। हम लोग पिछली वीडियो में भी चर्चा किए थे कि गांधी जी असहयोग आंदोलन से पूर्व 3 ऐसे आंदोलन थे जिसमें उन्होंने शुरू किया था। पहला था चंपारण, दूसरा था अहमदाबाद, तीसरा था खेड़ा। ये तीनों क्रम आप याद कर लीजिए। चंपारण जो है ये राजकुमार शुक्ल थे, बिहार में है ये। राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर गांधी जी चंपारण गए थे और वहाँ पर 3 कठिया प्रणाली चल रही थी। नील 3/20 ज़मीन के हिस्से पर वहाँ पर नील की खेती करनी होती थी, यह अनिवार्यता था और इसी शोषण के विरोध में गांधी जी वहाँ पर चंपारण में आंदोलन किए थे। एक सवाल इसी संबंधित और आता है, दीनबंधु मिश्र का एक उपन्यास है, तो वो भी चंपारण नील विद्रोह से संबंधित है, नील आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपीय और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल था? देखिए 1909 का जो मार्ले मिंटो एक्ट था जिस पर अभी हम लोग बात किए हैं, उसमें सिर्फ मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। 1909 का ये जो प्रश्न है, सिख और यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों को ये 1919 में शामिल किया गया था। और दलितों को कब शामिल किया गया था प्रश्न अगर आ जाए तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ कब हुआ था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की पहली बार 1909 में हुआ था। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू कब की गई? 1919 में। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में कब लागू की गई? 1919 में। देखिए मित्रों, 4 ऑप्शन यहाँ रहते हैं। चारों ऑप्शन मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि आपको सीधा वही ऑप्शन याद हो जाए जो सही है, जिससे आपका मन भ्रमित ना हो। जब भी कभी पूछ लिया जाए कि द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में कब लागू हुई, तो 1919 में, और जब भी पूछ लिया जाए केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कब हुई, तो 1935 होगा। अब ये द्वैध शासन प्रणाली क्या है? द्वैध शासन प्रणाली ये है कि अंग्रेज ऐसे कुछ नियम लाए थे जिसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय रहते थे, भारतीय भी देखते हैं कि 1861 के बाद से भारतीय धीरे धीरे 1861 के बाद 1892 के बाद इन सब अधिनियम के बाद भारतीय शासन में शामिल होने लगे थे। तो अंग्रेज कुछ ऐसे नियम लाए थे कि भारतीयों के पास ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार ना हो सके, इसलिए क्या था कि उन 2 प्रकार के अधिकारों को 2 प्रकार से बांट दिया गया था, एक आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। जो आरक्षित था वो गवर्नर की कमेटी में रहता था, जो हस्तांतरित था वो चुने हुए सदस्यों की कमेटी में रहता था। तो इसी को 2 प्रकार के जो शासन को बांट दिया गया, उसी को द्वैध शासन प्रणाली कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? पीछे हम देखें 1919 में। दिए गए निम्न भारतीय अधिनियम में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? वही प्रश्न रिपीट किया जा रहा है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए TGT 2021 में भी पूछा गया है ये 1919 के भारत शासन अधिनियम में। इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 में किस पर आधारित है? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार पर आधारित है, रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक है, इसे ऐसे याद कर लीजिए। रॉलेट एक्ट, इसको कैसे याद करेंगे अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि 1919 का मॉन्टेमिलो कौन है और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड कौन है, इसमें से अगर आपको भ्रम हो रहा है तो मैंने जो है याद किया है 1909 देखिए छोटी संख्या, उससे 1919 बड़ी संख्या है, 1909 छोटी संख्या है, और मार्ले छोटी संख्या है और मॉन्टेग्यू बड़ी संख्या है। ऐसे ही याद करिए, जो छोटी संख्या है वो मार्ले है और जो बड़ी संख्या है वो मॉन्टेग्यू है। ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको इस ट्रिक से। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया। इसी कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड समझिए विरोध हुआ इसी कानून के लिए। इसे कहा जाता है काला कानून। ना वकील ना अपील ना दलील वाला कानून कहा जाता है। कभी पूछ लिया जाए ना अपील ना वकील ना दलील का कानून कौन सा है, तो रॉलेट एक्ट होगा, याद रखिए। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नहीं याद रखिए। अगला प्रश्न,
भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? तो 1919 में। 1919 में भारत असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने शुरू किया तो ये राष्ट्र स्तर पर आंदोलन हुआ था, और जिसमें सब नरम दल, गरम दल और देश के महिलाएं, मुस्लिम सभी इसमें भागीदार हुए थे। इसलिए इसको राष्ट्रीय जन आंदोलन का रूप कहा जाता है। हालांकि बड़े पैमाने पर तो 1857 भी हुआ था, लेकिन उसमें सबकी भागीदारी नहीं थी। बहुत सारे जमींदार और बहुत सारे लोग उससे बच गए थे। लिखा है निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए जो सही सुमेलित है 3 उसको याद कर लीजिए आप। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। चंपारण आंदोलन में गांधी शामिल हुए थे, गांधी जी। और मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दिया। खिलाफत आंदोलन जिन्ना से संबंधित नहीं है। खिलाफत आंदोलन क्या है, थोड़ा सा इसको शार्ट में समझ लीजिए कि तुर्की में एक खलीफा का पद होता था, जिसे वहाँ की सरकार ने, औपनिवेशिक सरकार ने उसे हटा दिया था, जिस पे ये जो खलीफा का पद होता था ये मुसलमानों के का सर्वोच्च पद था, उसे हटा दिया गया था। तो भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में गांधी जी का भी बहुत श्रेय है। उनका मानना था कि खिलाफत आंदोलन जब हम करेंगे तो एक से हिंदू और मुस्लिम एकता कायम होगी, जो बाद के राष्ट्रीय आंदोलनों में बड़ी भूमिका अदा करेगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका प्राथमिक उद्देश्य था भारत में भारतीय मुसलमानों की सद्भावना प्राप्त करना, भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाना। तो इसका आंसर सी होगा, ए है। देखिए क्या है, ये निकटतम उत्तर है। सही तो ये है, इसका छिपा हुआ उत्तर क्या है कि भारतीय मुसलमानों में सद्भावना प्राप्त करना ये भी था, मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना ये भी था, लेकिन प्राथमिक पूछा है तो प्राथमिक उद्देश्य ये होगा तुर्की के खलीफा को समर्थन प्राप्त करना। ये सारे जो तीनों हैं ये भी हैं, लेकिन प्राथमिक नहीं, इसके छुपे गौड़ हुए उद्देश्य हैं इसके। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न दोबारा पूछा है। जिन्ना सुमेलित नहीं है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न देखते हैं। 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठित की गई वह जानी जाती है। ये देखिए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। ये हंटर समिति इसको कहा गया। इस समिति ने सरकार को दोषी माना ही नहीं। ये जो समिति थी, जब जलियांवाला बाग में सरकार को दोष मुक्त कर दिया गया, और जिससे लोगों में आक्रोश और भी बढ़ा। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय आंदोलन में सबसे बड़ी त्रासदी के नाम से जाना जाता है, जिसमें हजारों लोग की जान गई। और सेम ऐसे ही विश्व इतिहास कभी आप पढ़ेंगे तो ऐसे ही हुआ रूस की क्रांति में, जब जार निकोलस वहाँ का शासक था और जनता न्याय के लिए निहत्थी गई थी, जिसमें स्त्री सब लोग थे, और वहाँ पर जार ने गोली चलवा दी थी। सेम जलियांवाला बाग हत्याकांड से मिलता जुलता उसको साम्यता उसमें स्थापित की जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। असहयोग आंदोलन की निम्न प्रमुख विशेषताएं थी। इसमें नामित पदों से त्यागपत्र देना, विधायिका का बहिष्कार करना, न्यायालयों का बहिष्कार करना, सरकार के बकाया करों का भुगतान करना। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो थी, और सरकार के बकाया करों का भुगतान करना ना शामिल था, भुगतान करना नहीं। तो ये 3 इसका होगा बी, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। थोड़ा सा सहयोग आंदोलन के बारे में यहाँ पढ़ लीजिए कि 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। महात्मा गांधी जी ने इसे चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर के निकट चौरी चौरा में कांड हो गया था, और इसी कारण से गांधी जी ने इसे वापस कर लिया था, जिससे बहुत सारे लोग नाराज़ भी थे कि एक छोटी सी घटना के कारण इतना बड़ा देशव्यापी आंदोलन वापस नहीं लेना था। लेकिन गांधी जी की इसमें सोच क्या थी कि भारतीय जनता अभी इतने व्यापक और अहिंसात्मक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, इसलिए गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। और इसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने किया। इस बीच में गांधी जी रचनात्मक कार्य करते रहे। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के एजेंडा में निम्नलिखित कार्यक्रमों में से क्या सम्मिलित था, क्या सम्मिलित नहीं था? तो इसमें इसका आंसर सी होगा।
कानूनों की अवमानना सम्मिलित नहीं था। बाकी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था, अदालतों का बहिष्कार था, 1919 के अधिनियम के चुनाव का बहिष्कार था। कानूनों की अवमानना की बात इसमें नहीं थी। अंतिम 4 प्रश्न और बचे हैं। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था उस समय वापसी का आदेश देना राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं था। सुभाष चंद्र बोस ने ये बात बोला था कि जब जन आक्रोश पूरे ऊंचाई पर था और उस समय अगर आप एक छोटी सी घटना से इसे वापस ले लेते हैं तो एक राष्ट्रीय आपदा लोगों में थी, लोगों का उत्साह टूट गया था। अगला प्रश्न, इसका आंसर भी होगा। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया। इसका देखिए सरल सा उत्तर है, चौरी चौरा में हिंसक वारदात होने के कारण। स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? इसका था काउंसलिंग प्रवेश। स्वराज दल की स्थापना CR दास ने, जिन्हें देशबंधु चित्तरंजन दास भी कहा जाता है, और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में की थी। इनका उद्देश्य ये था कि विधायिका का विरोध करने के बजाय क्या किया जाए कि उसका चुनाव के द्वारा उसमें शामिल हो लिया जाए और उसमें शामिल होकर उस प्रतिनिधि बनकर अपनी मांगों को पूरा कराया जाए। स्वराज दल का ये उद्देश्य था। अगला हम पढ़ेंगे प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? तो डॉक्टर MR जयकर स्वराज पार्टी से संबंधित थे। ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं और रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करिए। पढ़ना जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण है प्रश्नों को सॉल्व करना, क्योंकि परीक्षा में तो हमें प्रश्न ही आएंगे हमारे सामने और हमें वही सॉल्व करना है। तो किसी भी परीक्षा में आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो एक ही तरह के प्रश्नों को बार बार उसको रिपीट करिए, जिससे वो कंठस्थ हो जाए और फिर ज़रूर निश्चित रूप से आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।